Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss a new chapter of Indian Evidence Act 1872, which is exclusion of oral by documentary evidence, which start from section 91 and last with section 100. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये है सेक्शन 91 से लेकर सेक्शन 100 तक हम पूरा सिनेरियो, पूरा कंसेप्ट आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Exclusion of oral or documentary evidence. Section 91 deals with evidence of term of contracts, grants and other disposition of property reduced to form of document. So when the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property having been reduced to the form of a document. So whenever the terms of a contract or any other disposition of property reduced in the form of document, जब कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स या कोई प्रॉपर्टी को जो डिस्पोज किए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को जो है, अगर वो लिखित रूप में है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अगर वो है तो क्या होगा? नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफ सच मैटर एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। तो अगर डॉक्यूमेंट बना हुआ है कोई कॉन्ट्रैक्ट का, टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का या प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हुई उसका अगर कोई लिखित डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट से ही वो टर्म्स एंड कंडीशन, वो डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को प्रूव किया जा सकता है। दूसरा कोई एविडेंस कोर्ट में पेश किया नहीं जा सकता। दैट इज अ जनरल रूल अंडर सेक्शन 91। और secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible, तो डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉपी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करना है, या अगर फॉर एग्जांपल पर्सन एलिजिबल है अगर सेकेंडरी एविडेंस देने का सेक्शन 65 के हिसाब से, तो उस सिचुएशन में सेकेंडरी एविडेंस भी एडमिसिबल होगा। फर्स्ट एक्सेप्शन इज दैट Exception to section 91, when a public officer is required by law to be appointed in writing and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not be proved. अगर for example के कोई public officer required by law to be appointed in writing, अगर कोई public officer का appointment अगर करना है तो लॉ में ये है कि इसको राइटिंग में ही अपॉइंट करना पड़ेगा, इसको रिटर्न ऑर्डर के जरिए ही अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच ऑफिसर, और अगर कोर्ट में ये पेश किया गया, फॉर एग्जांपल मैं अगर एज ए लेक्चरर बोल रहा हूं तो मेरा लेक्चरर का अपॉइंटमेंट के लिए मुझे रिटर्न ऑर्डर होना जरूरी है। और अगर मैं कोर्ट में ये प्रूव करता हूं कि आई एक्टेड एज ए लेक्चरर, कि मैं लेक्चरर हूं, मैं लेक्चरर एक्ट करता हूं लेक्चरर का, मैं लेक्चर डिलीवर करता हूं, तो उस सिचुएशन में क्या हो गया? द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो अब इस सिचुएशन में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर के जरिए ही मैं लेक्चरर हूं ये प्रूव होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? कि क्योंकि अगर मैं अगर लेक्चर दे रहा हूं फॉर एग्जांपल और ये प्रूफ हो गया कि मैं लेक्चर देता हूं श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी में, तो उस सिचुएशन में ये प्रूफ होता है तो कोर्ट में मेरा रिटर्न अपॉइंटमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जनरल रूल क्या है सेक्शन 91 का कि जब कभी भी डॉक्यूमेंट अगर है तो डॉक्यूमेंट भी प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन फर्स्ट ये है। अब एक्सेप्शन सेकंड भी हम देख लेते हैं। विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। समझ रहे हो कि अगर प्रोबेट से प्रूफ होती है तो उसको विल को प्रोबेट के जरिए प्रूव किया जा सकता है, विल की जरूरत नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट इज देयर, दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट्स
grants or disposition of property referred to are contained in one document and to cases in which they are contained in more documents than one. ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सेक्शन 91 इक्वली अप्लीकेबल है दोनों केसेस में। पहली केस ये कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर एक ही डॉक्यूमेंट में है उसको भी है वो एक डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट पे कंटेन करता है, दो डॉक्यूमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो दोनों डॉक्यूमेंट के जरिए ही वो कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव किया जाएगा। दैट इज एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। एक्सप्लेनेशन सेकंड, where there are more original than one original only need be proved। अगर एक से ज्यादा ओरिजिनल कॉपी है कोई डॉक्यूमेंट की, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट के एक से ज्यादा ओरिजिनल कॉपीज है, तो कोई एक ही कोर्ट में पेश की जाएगी और एक के जरिए उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव किया जा सकता है, पूरे ओरिजिनल कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन थर्ड, the statement in any document whatever of a fact other than the fact referred to in this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact। The statement in any document whatever, अगर कोई स्टेटमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट में ऑफ अ फैक्ट अदर देन द फैक्ट रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन, अगर इस सेक्शन से अलावा अगर कोई फैक्ट उस डॉक्यूमेंट में रेफर होते हैं, shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact, तो वो ओरल एडमिशन को प्रिक्लूड नहीं करेगा। समझ रहे हो, वो ओरल एडमिशन सेम फैक्ट के ओरल एडमिशन से वो बरी नहीं होगा। अब प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 91 पे। दैट क्वेश्चन इज सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाइज टू ट्रांजैक्शन विच अंडर द लॉ मस्ट बी इन राइटिंग, ट्रांजैक्शन विच आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग वॉलंटरीली, बोथ ए एंड बी, ओनली ए बट नॉट बी। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। तो लॉ में जो राइटिंग कंपलसरी है जो डॉक्यूमेंट की, उसको भी प्रूव करने के लिए सेक्शन 91 अट्रैक्ट होगा, और अगर दोनों पार्टी ने वॉलंटरीली अगर रिड्यूस किया कोई डॉक्यूमेंट को रिटर्न फॉर्म में, उसको भी सेक्शन 91 अप्लीकेबल होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ सेक्शन 92, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। सो व्हेन the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to the last section, है ना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी को सेल करे उसका, और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, और ऐसा कोई मैटर जो लॉ में लिखित रूप में होना जरूरी है, हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेक्शन, अगर लास्ट सेक्शन के हिसाब से वो प्रूफ हो गया तो क्या होगा? नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग, वेराइंग, एडिंग टू और सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स टर्म्स। समझ रहे हो, सेक्शन 91 में हमने देखा कि जब कभी भी अगर कोई लिखित रूप में डॉक्यूमेंट है तो ओरिजिनल कॉपी कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगी और डॉक्यूमेंट के जरिए ही उसको प्रूव किया जा सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया गया सेक्शन 91 के हिसाब से और वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया कोर्ट में, तो उसके बाद सेक्शन 92 ये कहता है कि ओरल एविडेंस के जरिए वो डॉक्यूमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता, डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड नहीं किया जा सकता, डॉक्यूमेंट में से कुछ निकाला नहीं जा सकता, तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता बाय ओरल एविडेंस। एक बार डॉक्यूमेंट प्रूफ हो गया सेक्शन 91 में, अब उसका ओरल एविडेंस के जरिए उसके चैलेंज नहीं किया जा सकता उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को। प्रोविसो 1 इज देयर, एनी फैक्ट में बी प्रूव्ड which would invalidate any document or which would entitle any persons to any decree or order relating thereto, such as fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in any contracting party, want or failure of consideration or mistake of fact or law। तो ऐसे फैक्ट जो डॉक्यूमेंट को इनवैलिड करते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में प्रूव हो चुका है उसको इनवैलिड करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्रूव करते हैं कि बाय फ्रॉड एग्जीक्यूट हुआ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट इलीगल है, ये डॉक्यूमेंट ड्यू एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये डॉक्यूमेंट में जो पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थी वो कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, या वांट ऑफ फेलियर ऑफ कंसिडरेशन ही नहीं मिला, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ पे अगर वो
चैलेंज किया जाता है, इनवैलिड होता है डॉक्यूमेंट, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को इनवैलिड किया जा सकता है। प्रोविसो में ये क्लियर किया हुआ है। नाउ प्रोविसो 2 इज देयर, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट as to any matter on which a document is silent and which is not inconsistent with its terms may be proved. अगर फॉर एग्जाम्पल के एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज के बीच में, जिस पॉइंट पे डॉक्यूमेंट साइलेंट है, डॉक्यूमेंट में वो पॉइंट पे कुछ नहीं कहा गया है, डॉक्यूमेंट साइलेंट है, और ओरल एग्रीमेंट अगर दो पार्टीज में है तो वो ओरल एग्रीमेंट प्रूव किया जा सकता है सेक्शन 92 में। Proviso 3 is there, the existence of any separate oral agreement constituting a condition precedent to the attaching of an obligation under any such contract, grant or disposition of property may be proved. तो अगर कोई एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है जो क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि उस पार्टी के ऑब्लिगेशन से अटैच है और डिस्पोजिशन से अटैच है कि ऐसा होगा तभी ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो कंडीशन को ओरल एग्रीमेंट के जरिए प्रूव किया जा सकता है प्रोविसो 3 में। नाउ प्रोविसो 4, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट oral agreement to resign or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved except in cases in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of document. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा ओरल सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट है, एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ओरल एग्रीमेंट हुआ, जिस ओरल एग्रीमेंट के जरिए टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई करे या कैंसिल किए गए, तो उसको ओरल एग्रीमेंट के जरिए प्रूव किया जा सकता है। नाउ प्रोविसो 5, any usage or custom by which incidents not expressly mentioned in any contract are usually annexed to contract of that description may be proved. So any usage or custom by which incident not expressly mentioned in any contract, अगर कोई यूसेज है या कस्टम है जिसको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया हुआ है, अनेक्स नहीं किया हुआ है, डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, ऐसे कस्टम या ऐसे यूसेज को ओरल एविडेंस के जरिए प्रूव किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट the annexing of such incident would not be repugnant to or inconsistent with the express terms of the contract. लेकिन वो जो यूसेज और कस्टम है वो एक्सप्रेसली जो कॉन्ट्रैक्ट में बताए हुए टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अगेंस्ट में या उसके इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। प्रोविसो 6, any fact may be proved which shows in what manner the language of document is related to existing fact. कि किस मैनर में, ये भी एक फैक्ट है जो को प्रूव किया जा सकता है कि जो लैंग्वेज यूज हुई है डॉक्यूमेंट में वो किस मैनर में, किस कॉन्टेक्स्ट में, कौन से एग्जिस्टिंग फैक्ट के चलते यूज हुई है, ये प्रूव किया जा सकता है ओरल एविडेंस के जरिए। नाउ फॉर एग्जांपल, in this particular example, Ram agrees absolutely in writing to pay Shyam ₹1000 on the 1st March 1873. तो यहाँ पर राम ने एग्री किया और रिटर्न में दिया उसने कि मैं शाम को 1 मार्च 1873 को 1000 रुपये दूंगा। समझ रहे हो? The fact that at the same time an oral agreement was made that the money should not be paid till the 31st March cannot be proved. अब यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है कि 1 मार्च 1873 को राम शाम को 1000 रुपये देगा, लेकिन दूसरा एक ओरल एविडेंस ऐसा है, दूसरा एक फैक्ट ऐसा है कि सेम टाइम में ओरल एग्रीमेंट ऐसा हुआ कि मनी शुड नॉट बी पेड टिल द 31st मार्च, कि ओरल एग्रीमेंट ऐसा है कि 31 मार्च तक पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो ये कैनॉट बी प्रूव्ड, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता क्योंकि रिटर्न सीधा रिटर्न जो डॉक्यूमेंट है उसमें राम ने ये माना है कि वो 1 मार्च को शाम को 1000 रुपये देगा। Another example is that Ram enters into a written contract with Shyam toward certain mines, the property of Shyam upon certain terms. क्या हुआ कि राम enters into a written contract with Shyam to work certain mines. राम ने श्याम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, काय का कि वो जो माइनिंग है
उसमें काम करने का, द प्रॉपर्टी ऑफ श्याम, जो कि श्याम की प्रॉपर्टी है, अपॉन अ सर्टेन टर्म्स, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे। राम वॉज इंड्यूस्ड टू डू सो बाय मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ श्याम एज टू देयर वैल्यू, दिस फैक्ट में बी प्रूव्ड। तो राम वॉज इंड्यूस्ड टू डू सो बाय मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ श्याम्स एज टू देयर वैल्यू। तो राम को बहलाया गया श्याम के जरिए मिसरिप्रेजेंट करके कि वो उस माइन में काम करे। तो ये फैक्ट को कि इंड्यूस किया गया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया, ये फैक्ट प्रूफ हो सकता है सेक्शन 92 में। अब प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 92 पे। सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोहिबिट्स एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ contradicting its terms, varying its terms, adding to its terms, all of the above. So the correct option is, अगर हम सेक्शन 92 देखें तो contradicting, varying, adding और subtracting ये सब आते हैं। अगर ऐसा है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। So all of the above is a correct answer. Now section 93, exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document. When the language used in a document is on its face ambiguous or defective, evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply its defects. Suppose if the language of any document itself is ambiguous, defective, unclear, then no evidence can be given by the parties to clear the meaning of that particular document. तो अगर कोई डॉक्यूमेंट ambiguous है, क्लियर नहीं है, फेक है, क्लियर नहीं हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं वही डॉक्यूमेंट में क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट को ओरल एविडेंस के जरिए उसकी एम्बिग्यूटी को क्लियर नहीं किया जा सकता। सेक्शन 93 में प्रोवाइड किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन इज देयर। राम एग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स ऑफ श्याम फॉर ₹1000 और ₹1500। तो राम ने एग्री किया राइटिंग में कि मैं शाम को घोड़ा बेचने के लिए तैयार हूं। कितने में? 1000 रुपये या 1500 रुपये में। अब अनक्लियर है 1000 या 1500 दोनों टर्म है, तो दिस डॉक्यूमेंट इज एम्बिगियस वन, क्लियर नहीं है, तो एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वाज टू बी गिवन। अब यहां पर ओरल एविडेंस के जरिए ये प्रूव नहीं किया जा सकता। राम ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं 1500 का ही बोला था, शाम ये नहीं कह सकता कि नहीं 1000 रुपये की बात हुई थी। डॉक्यूमेंट अगर एम्बिगियस है तो उसको ओरल एविडेंस के जरिए क्लियर नहीं किया जा सकता। सेक्शन 93 का और एक एग्जांपल है, डीड कंटेन्स ब्लैंक्स, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट विच वुड शो हाउ दे वेयर मीन टू बी फिल्ड। अगर कोई डीड है वो अगर ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है डीड में, तो ओरल एविडेंस के जरिए ये नहीं प्रूफ किया जा सकता कि नहीं ये डीड में ये लिखना था। अगर डीड ब्लैंक है, एम्बिगस है, तो ओरल एविडेंस के जरिए उसको क्लियर नहीं किया जा सकता। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 93 पे, एक्सट्रिंसिक एविडेंस टू शो द मीनिंग और सप्लाई द डिफेक्ट इन एन इंस्ट्रूमेंट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 93 इन रिस्पेक्ट ऑफ ambiguous patterns, ambiguous letters, both A and B, only B, not A. तो अगर हम देखें तो on its face patterns, ambiguous patterns, जो दिखने वाली ambiguity है उसको क्लियर नहीं किया जा सकता, वो डिफेक्ट को क्लियर नहीं किया जा सकता बाय ओरल एविडेंस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सेक्शन 94, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। When language used in a document is plain in itself, and when it applies accurately to existing fact, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such fact. If the language of any document is a very clear one and it also applies to the existing facts, then no evidence can be given by any party to show that it was not meant to apply to such fact. समझ रहे हो कि अगर कोई डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्लियर है, साथ ही साथ जो फैक्ट है वो फैक्ट को बराबर अप्लीकेबल भी हो रही है, उस सिचुएशन में कोई भी पार्टी ओरल एविडेंस के जरिए ये नहीं कह सकती कि नहीं इसका मतलब ये नहीं था बल्कि ये था। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 94 का हम एग्जाम्पल लेंगे। राम सेल्स टू श्याम बाय डीड माई स्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघास। तो राम ने श्याम को रामपुर में जो उसकी 100 बीघा जमीन थी वो बेचा, है ना, से बाय डीड सेल से उसको बेच दिया।
स्टेट को। राम ने शाम को रामपुर की 100 बीघा जमीन बेच दिया। अब राम हैज एन स्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघा, तो राम की रामपुर में 100 बीघा जमीन थी। मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज भी क्लियर है और एग्जीक्यूट भी हो रही है, ये जो फैक्ट है उसको भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है। अब क्या होगा, evidence may not be given of a fact that the estate mean to be sold was one situated at a different place and of a different size। अब यहां पर ये ओरल एविडेंस के जरिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं 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 वो रामपुर की नहीं बल्कि कानपुर की जमीन थी, वो 100 बीघा नहीं बल्कि 50 बीघा थी। ऐसा ओरल एविडेंस के जरिए उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो, जब लैंग्वेज क्लियर है, क्लियर मेंशन किया हुआ है कि रामपुर की 100 बीघा जमीन और राम की जमीन रामपुर में 100 बीघा है, तो अब ओरल एविडेंस के जरिए ये नहीं कहा जा सकता कोर्ट में कि नहीं रामपुर की नहीं बल्कि कानपुर की है, 100 बीघा नहीं बल्कि 50 बीघा है। नो एविडेंस इज अलाउड टू प्रूव सच अ फैक्ट। नाउ सेक्शन 95, एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ but is unmeaning in reference to existing fact, evidence may be given to show that it was used in a peculiar sense. Suppose if the language of a document is very much clear but it is unmeaning in reference to existing fact, but वो existing fact से मेल नहीं खा रही है। डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्लियर है लेकिन जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है उससे वो मेल नहीं खा रही है। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, एविडेंस में बी गिवन टू शो दैट इट वाज यूज्ड इन अ पेक्यूलियर सेंस। अब इस सिचुएशन में कोई पार्टी ये एविडेंस दे सकती है कि नहीं इसका मतलब ये है, उसको क्लियर करने के लिए एविडेंस दे सकती है पार्टी सेक्शन 95 में। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे हम इसको। राम सेज टू श्याम बाय डीड माई हाउस इन कैलकाटा। राम ने शाम को बेचा कि मेरा घर जो कैलकाटा में है वो मैं तुम्हें बेच रहा हूं। समझ रहे हो। अब क्या होगा, राम हैड नो हाउस इन कैलकाटा, बल्कि राम का कैलकाटा में कोई घर ही नहीं है। बट इट अपीयर्स दैट ही हैड अ हाउस एट हावड़ा, बट ये लगता है कि राम का एक हावड़ा में हाउस था। एट विच श्याम हैड बीन इन पोजीशन सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। क्या हुआ, समझो सिचुएशन को कि राम ने जो डीड बनाया, शाम को जो घर बेचा, राम ने ये कहा कि मेरा जो कैलकाटा का घर है मैं तुम्हें बेच रहा हूं, लेकिन राम का कलकत्ता में कोई घर ही नहीं था बल्कि राम का घर कहाँ था, हावड़ा में था। और हावड़ा में जो घर था वो उसने शाम को पोजीशन भी दे दिया था जिसमें शाम रह रहा था। कब से, जब से वो सेल डीड एग्जीक्यूट हुई तब से। समझ रहे हो। अब यहां क्या होगा, दिस फैक्ट में बी प्रूव टू शो दैट द डीड रिलेटेड टू द हाउस ऑफ हावड़ा। अब ये फैक्ट कोर्ट में जाके प्रूव कर सकते हैं कि भाई वो गलती से कैलकाटा वहां पर आ गया, बल्कि उसका घर जो हावड़ा में है वही उसने शाम को बेचा। ये ओरल एविडेंस के जरिए ये प्रूव हो सकता है, क्योंकि राम ने जैसा ही शाम को घर बेचा, भाई लिखने में कैलकाटा आ गया लेकिन उसने पोजीशन कौन से घर का दिया, हावड़ा में जो उसका घर है वो शाम को उसने पोजीशन भी दे दिया डीड एग्जीक्यूट होने के बाद। तो ये टर्म्स को प्रूव किया जा सकता है ओरल एविडेंस के जरिए। अब सेक्शन 96, evidence as to application of language which can apply to one only of several persons. When the facts are such that the language used might have been meant to apply to anyone and could not have been meant to apply to more than one of several person or things, evidence may be given of fact which show which of those person or thing it was intended to apply. एक आधा कोई फैक्ट है जो किसी एक ही पर्सन को अप्लीकेबल होना है और दूसरों को नहीं होना है, तो उस सिचुएशन में ये एविडेंस दिया जा सकता है, ओरल एविडेंस ये दिया जा सकता है कि ये जो फैक्ट है किस पर्सन को अप्लाई हो रहे हैं, किसको अप्लाई करने के हिसाब से फैक्ट मेंशन किए गए हैं। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, राम एग्रीज टू सेल टू श्याम फॉर ₹1000 माई व्हाइट हॉर्स। अब राम ने श्याम को कहा कि मेरा जो सफेद घोड़ा है मैं तुम्हें 1000 रुपये में बेच रहा हूं। राम हैज 2 व्हाइट हॉर्सेस। अब राम के पास 2 सफेद घोड़े हैं। अब उस सिचुएशन में क्या हो गया, एविडेंस में बी गिवन अ फैक्ट विच शो विच ऑफ देम वाज मींट। राम के पास 2 सफेद घोड़े और बात क्या हुई कि मैं मेरा सफेद घोड़ा तुम्हें बेचना चाहता हूं, अब 2 में से कौन सा बेचना है उसे, तो ये फैक्ट प्रूफ किए जा सकते हैं। इस एविडेंस के जरिए ये
प्रूव किया जा सकता है कि कौन सा व्हाइट घोड़ा उसको बेचना था। सेक्शन 97, evidence as to application of language to one of two sets of fact to neither of which the whole correctly applies. When the language used applies partly to one set existing fact and partly to another set of existing fact, but the whole of it does not apply correctly to either. अगर कोर्ट जो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ऐसी है कि पार्टली एक तरफ इशारा कर रही है, पार्टली दूसरे तरफ इशारा कर रही है, और करेक्टली दोनों की तरफ भी इशारा नहीं कर रही, मतलब फर्मली एक की तरफ इशारा नहीं है, आधा आधा दोनों की तरफ है। एविडेंस में बी गिवन टू शो टू विच ऑफ टू इट वाज मीन टू अप्लाई। तो इस सिचुएशन में एविडेंस दे सकते हैं कि दोनों में से कौन सा मतलब है, समझ रहे हो। एग्जाम्पल इज दैट राम एग्रीज टू सेल टू श्याम माई लैंड एट मुंबई इन द ऑक्यूपेशन ऑफ रमेश। तो राम ने श्याम को ये कहा कि मेरी जो मुंबई में जमीन है जो कि रमेश के पोजीशन में है वो मैं तुम्हें बेचना चाहता हूं, समझ रहे हो। राम ने कहा श्याम से कि मुंबई में जो रमेश के पोजीशन में मेरी प्रॉपर्टी है वो मैं तुम्हें बेचना चाहता हूं। अब हुआ ऐसा, राम हैज लैंड्स एट मुंबई, राम की मुंबई में जमीन तो है बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ रमेश, लेकिन वो रमेश के पोजीशन में नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, दूसरा फैक्ट ये है कि एंड राम हैज लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ रमेश बट इट वाज नॉट एट मुंबई। बट राम की एक जमीन रमेश के पोजीशन में है, उसके ऑक्यूपेशन में है, लेकिन वो मुंबई में नहीं है। अब यहां पर दो फैक्ट है कि दोनों की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन दोनों में से कौन सा मतलब है कि राम ने तो श्याम को कहा भाई कि जो रमेश के पोजीशन में मुंबई में जमीन है मैं तुझे बेचता हूं, लेकिन जो मुंबई में राम की जमीन है वो रमेश के पोजीशन में नहीं है, और जो रमेश के पोजीशन में जमीन है वो मुंबई में नहीं है। इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, एविडेंस में बी गिवन अ फैक्ट शोइंग व्हिच ही मीन टू सेल। अब इस सिचुएशन में राम ये एविडेंस दे सकता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी जो मुंबई में जमीन है वही मैं बेचने की बात कर रहा था, या वो ये बोल सकता है कि नहीं नहीं नहीं, जो रमेश के पोजीशन में है और जो बैंगलोर में जमीन है वो मैं बेचने की बात कर रहा था। तो ये ओरल एविडेंस के जरिए ऐसा प्रूव किया जा सकता है। सेक्शन 97 में 98, एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलिजिबल कैरेक्टर। व्हेन evidence may be given to show the meaning of eligible or not commonly intelligible character of foreign, obsolete, technical, local or provincial expression of abbreviation and of words used in a peculiar sense। अगर कोई क्लियर वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, क्या कोई टेक्निकल वर्ड यूज किया हुआ है, या कोई फॉरेन वर्ड यूज किया हुआ है, ऐसा कोई एब्रिविएशन है कि जिसका सेंस हमको पता नहीं है, तो उस सिचुएशन में उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राम अ स्कल्पचर एग्रीज टू सेल टू श्याम ऑल माई मोड्स। राम हैज बोथ मॉडल्स एंड मॉडलिंग टूल्स। राम जो स्कल्पचर था उसने क्या किया, श्याम को यह कहा कि मेरे जितने मोड्स है मैं तुम्हें बेच दूंगा। बट राम के पास दोनों थे, मॉडल्स भी थे और मॉडलिंग टूल्स भी थे। उस सिचुएशन में क्या होगा, एविडेंस में बी गिवन टू शो विच ही मीन टू सेल। अब इस सिचुएशन में उसको मॉडल्स बेचना था या मॉडलिंग टूल्स बेचना था, ये ओरल एविडेंस के जरिए वो प्रूव कर सकता है। नाउ सेक्शन 99, हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेराइंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट may give evidence of any fact tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document। एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझेंगे। राम एंड श्याम मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग दैट श्याम shall sell राम certain cotton to be paid for on delivery। तो राम और श्याम ने कॉन्ट्रैक्ट किए इन राइटिंग, और श्याम ने ये कहा कि श्याम राम को जो कॉटन है, सर्टेन कॉटन, वो पे करेगा ऑन डिलीवरी। समझ रहे क्या होगा, एट द सेम टाइम दे मेक एन ओरल एग्रीमेंट दैट 3 months क्रेडिट शैल बी गिवन टू राम। और उसके साथ साथ ये भी एक ओरल एग्रीमेंट था कि 3 महीने की क्रेडिट राम को दी जाएगी पैसे पे करने के लिए। दिस कुड नॉट बी शोन एज बिटवीन राम एंड श्याम बट इट माइट बी शोन बाय रमेश इफ इट अफेक्टेड हिज इंटरेस्ट। तो अब क्या होगा, दिस कुड नॉट बी शोन एज बिटवीन राम एंड श्याम, तो राम और श्याम के बीच में इसको शो नहीं किया जा सकता है, बट इट माइट बी शोन बाय रमेश इफ इट अफेक्ट्स हिज इंटरेस्ट। लेकिन ये कौन शो कर सकता है,
रमेश कर सकता है। अगर वो एग्रीमेंट रमेश के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है तो रमेश ये शो करेगा। एक तरफ तो बात हुई कि डिलीवर होते बराबर, कॉटन डिलीवर होते बराबर राम को पैसा देना पड़ेगा। ओरल एग्रीमेंट ऐसा है कि राम 3 महीने के क्रेडिट दी जाएगी राम को पैसा देने के लिए। तो राम और श्याम के बीच में ये शो नहीं किया जा सकता, बल्कि अगर रमेश का इंटरेस्ट अफेक्ट होता होगा इसके वजह से तो राम ये शो कर सकता है, ये फैक्ट को प्रूव कर सकता है। सेक्शन 100 सेविंग ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। Nothing in this chapter contained shall be taken to affect any of the provision of Indian Succession Act as to the construction of will। तो ये जितने भी प्रोविजन हमने आज देखे कि ये कहीं पर भी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ विल है एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट उसको कहीं पर भी ये अफेक्ट नहीं करेगा। So these are the particular provision which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.